तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात जारी रखेंगे जहाँ पे कल छोड़ी थी। छोटा राजन के दुबई पहुँचने के बाद की अगली कहानी। 1988 में अशोक जोशी के उस मर्डर के बाद जब मुंबई में माहौल गर्म होने लगा, एक तरफ पुलिस को तलाश थी छोटा राजन की और इसके ग्रोह के मेंबर्स की, जो लोग उसमें शामिल थे। दूसरी तरफ अरुण गवली अपने लोगों के साथ ढूंढ रहा था इन सबको अशोक जोशी के कत्ल का बदला लेने के लिए। अगर छोटा राजन और उसके साथी तभी मुंबई छोड़ के दुबई नहीं जाते तो शायद बहुत बड़ी गैंगवार मुंबई की सड़कों पे देखने को मिलती। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा जो एक पॉलिटिकल एंगल जो हर गैंगस्टर के साथ जुड़ा होता है। दाऊद और उसके गैंग को हमेशा संरक्षण मिला समय समय पे चल रही कांग्रेस की सरकारों से। कुछ बड़े लीडर, कुछ बड़े नेता हमेशा दाऊद के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे और उन नेताओं की सरपरस्ती के नीचे काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी और कुछ एक छोटे लेवल का जुडिशरी का हिस्सा वो भी अपने नेता की, लीडर की, रूलर की, हाकम की नज़र समझते हुए उनका भी एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा डी गैंग के साथ। लेकिन दूसरी तरफ जो अमर नायक, अरुण गवली और छोटा राजन, इनके गैंग्स को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो एक मदद मिलती रही है, एक सरफरस्ती मिलती रही है, वो शिवसेना से मिलती रही है। मुझे याद है 93 के ब्लास्ट के बाद एक बड़े शिवसेना नेता ने कहा था कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली और छोटा राजन है और अमर नायक है। तो ये जब हम क्राइम का धर्मकरण करते हैं तो ये बहुत डेंजरस कंकॉक्शन होती है। ये धर्म का और क्राइम का जो मिक्सचर है ये बहुत जानलेवा होता है। इसमें दो गैंग की दुश्मनी तो बढ़ती बढ़ती है। आम लोगों के दिलों में भी एक धर्म की जगह दूसरे धर्म के प्रति प्रेम या नफरत उसकी बुनियाद रखी जाती है। कोई धर्म भी क्राइम करना नहीं सिखाता, ना ही कोई धर्म को मानने वाला आदमी इस तरह के जुर्म क्राइम करेगा जिस तरह के जुर्म क्राइम पूरे गैंगस्टर, भले किसी भी गैंग का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का हो, जैसे वो कर्म करते हैं। इनके कारनामों का धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर कहीं आप कहीं ट्रेन में बम ब्लास्ट करते हो तो उसमें कहीं नहीं किसी को मालूम होता कितने मुसलमान मरेंगे, कितने हिंदू मरेंगे, कितने सिख मरेंगे, कितने ईसाई मरेंगे, कितने बौद्धी मरेंगे, कितनी जैन मरेंगे। इसी तरह जब आप क्राउडेड प्लेस पे कोई हरकत करते हो तो वहाँ पे हर जात का, हर धर्म का आदमी मरता है या मर सकता है। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कभी भी क्राइम को धर्म से जोड़ के मत देखो। क्राइम बहुत जब से जो दुनिया बनी है तब से क्राइम चलते आ रहा है। हमारी पुरानी किस्से कहानियाँ सब धर्म के साथ जुड़े हुए क्राइम की बातें करती हैं। ये एक समाज का एक नेगेटिव अंश है, अंग है एक समाज का। इसको मिटाना, ख़त्म करना बहुत मुश्किल बात है। ये हमारे साथ ही रहेगा, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन इसको धर्म की ना साथ जोड़ के लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैं जब बात करता हूँ तो एक क्रिमिनल की करता हूँ, इसलिए नहीं करता कि वो मुसलमान है, या हिंदू है, या सिख है, या कोई है। मेरा काम है आपको क्राइम से जुड़ी हुई बातें सुनाना। उसमें मैंने आपको सिख आतंकवादियों की बातें भी सुनाई, उसमें मैंने आपको बहुत सारे और जो क्रिश्चियन मूल के जो क्रिमिनल थे जिनका नाम क्रिश्चियन मूल का था, उनके किस्से कहानियाँ भी सुनाए।
मुस्लिम जमात से जुड़े लोगों की बात भी सुनाई और हिंदू धर्म से लोगों की बात भी सुनाई। मेरे लिए वो महज एक क्रिमिनल एंटिटी है, उनका क्या धर्म है, क्या जात है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए जब मैं किसी अच्छी बात की तारीफ़ करता हूँ तो उस शख्स की करता हूँ, उसके धर्म की नहीं करता हूँ। जहाँ मैं जिस किसी के खिलाफ़ बोलता हूँ तो उसके कारनामों के खिलाफ़ बोलता हूँ, इसलिए नहीं बोलता है वो किस धर्म का है। ये मेरी क्लियर कट फिलॉसफी है। मैं खुद किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं इंसानियत को मानता हूँ। मैं कभी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, मस्जिद नहीं जाता हूँ। मेरा भगवान मेरे अंदर है और मैं उसमें यकीन रखता हूँ। मैं किसी किस्म की बाहरी दिखावे में यकीन नहीं रखता। हर आदमी को हक़ है अपना धर्म रखने का, रखो वेलकम। मैंने अपने घर वालों को भी मना नहीं किया, कहाँ किस धर्म स्थान पे जाना चाहते हैं वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं कभी किसी किस्म की धार्मिक वाद विवाद में नहीं पड़ता। मैं इन चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ और बहुत खुश हूँ। तो शायद आपको बात ये कड़वी लगती होगी, लेकिन मैं क्राइम को कभी धर्म के साथ नहीं जोड़ता, क्योंकि मैं कानून में विश्वास रखता हूँ। जब आप एक क्रिमिनल को कानून में पेश करते हो, उसको अरेस्ट करते हो, उसको कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखाते हो, तो वहाँ पे उसके खिलाफ उसका जुर्म होता है कि इस शख्स ने ये क्राइम किया और इसके नीचे इसके ऊपर इस धारा के नीचे केस दर्ज हुआ है और उस धारा के मुताबिक केस चलता है। और उस केस में उसको उसके पक्ष का वकील जो है वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, पारसी भी होता है, सिद्धी भी होता है, सिख भी होता है। वो उनका प्रोफेशन है। तो इसलिए हमें कभी भी ये दो बातें मिक्स नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग गलती कर जाते हैं किसी कारण से, लेकिन उसमें आप देखिए क्रिमिनल कितने होंगे। मुसलमानों की आबादी कितनी है हिंदुस्तान में, क्रिमिनल कितने हैं? कुछ भी नहीं, कुछ 0.0% हो गए। हिंदुओं की आबादी कितनी है, उनमें क्रिमिनल कितने हैं? वही 0.00000 समथिंग, जो किसी गिनती में नहीं आते। तो इसलिए प्लीज़ ये मुझे जो आप सवाल करते हो बार बार कि आपने उसके बारे में क्यों कहा ऐसा, उसके बारे में क्यों कहा, ये प्लीज़ मत कीजिए। ये जो क्राइम है ये मेरा फील्ड है, मैं इसका स्टूडेंट हूँ। ये मेरी क्राइम जो है ये मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा कॉलेज है, मेरा स्कूल है, एक अपना फील्ड है। आप एक तरफ तो आप एस्कोबार की बात करने को कहते हो, एक बार आप इटालियन माफिया की बात करते हो, एक बार गॉडफादर की बात करते हो, लेकिन जब हम हिंदुस्तान के क्रिमिनल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे धर्म आ जाता है। तो इसलिए जब मैं छोटा राजन की दुबई के किस्से में बात करूँगा, उसको धर्म के मामले से प्लीज़ मत जोड़िए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अब दुबई जो है एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे इस्लामिक कानून चलता है। डी गैंग में ज़्यादातर गैंगस्टर जो थे वो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए थे, मुसलमान थे। उनके लिए वहाँ पे रहना, असिमिलेट होना बहुत आसान था। लोकल लोग नमाज़ पढ़ते थे, वो भी पढ़ते थे, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, सब एक किस्म की दाढ़ी रखते हैं, तो उनको पहचानना ना पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन वहीं पे जब उस गैंग में छोटा राजन जैसा एक आदमी जाके ऐड हो जाता है 88 में, 89 के बिगिनिंग में, तो कहीं ना कहीं से उसको अलग रख के देखा जाता है। मैंने देखा है कई बार ऑफिस में जब सब के सब लोग नमाज़ पढ़ने जाते थे तो पूरे ऑफिस में 3-4 आदमी बैठे होते थे सिर्फ, जो लोग नहीं जाते थे। तो एक कहीं ना कहीं से उनका जो एक अंदर से एक नज़रिया बना, ह्यूमन नेचर है हमारी, एक इंस्टिंक्ट होता है आदमी का। आप हर चीज़ में शामिल नहीं हो सकते दूसरे इंसान की, दूसरे परिवार की। तो वो एक छोटा राजन के लिए वहाँ से एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा होती है। मुझे छोटा राजन से पूरी हमदर्दी है। ही हैज़ बीन ऑलवेज अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस। उसकी दुबई जाने की जगह पे अगर छोटा राजन कहीं नेपाल को अपना हेडक्वार्टर बना लेता, या श्रीलंका को अपना हेडक्वार्टर बना लेता, या मॉरिशस को अपना हेडक्वार्टर बना लेता,
या फिजी में अपना हेडक्वार्टर बना लेता, जहाँ किसी ऐसे देश में जहाँ कोई धर्म की बात नहीं होती हो, फिलीपीन अपना वियतनाम में बना लेता, लाओस में बना लेता, तो शायद उसको इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि जैसे मैंने कहा, छोटा राजन में वो बचपन से एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी। ताकत होने के बावजूद भी, इतनी मसल पावर होने के बावजूद भी, इतना नाम होने के बावजूद भी, इतना पैसा कमाने के बावजूद भी, भले वो पैसा एक्सटॉर्शन, थ्रेट, हफ्ता वसूली उस पर कमाया हो, लेकिन पैसा तो था। तो इतना कुछ होते हुए भी अगर आप अपने आप को इनसिक्योर समझते हो, वो अपने करैक्टर की कमी है। तो वहाँ पे छोटा राजन को अकेला पड़ते हुए उसको हमेशा एक निगाह रहती थी कि मेरे हर एक्शन के बारे में दाऊद क्या सोचता है। तो वो फीलिंग ऑफ जो एक डेस्परेशन की होती थी, वो अंदर जगह कर लेती है। और वो बात और बढ़ गई जब छोटा शकील की एंट्री दुबई में डी गैंग के साथ हो जाती है। छोटा शकील की एंट्री बहुत बाद में होती है। मैं इतने साल दुबई जाता था, मैंने कभी छोटा शकील को नहीं देखा, क्योंकि वहाँ पे था ही नहीं। और जब छोटा शकील दुबई में जाके इतना पावरफुल हो गया या कुछ कोई अहमियत होगी उसकी, उसके बाद मैं दुबई नहीं गया। मेरी आमने सामने आज तक कभी छोटा शकील की बात नहीं हुई। इसलिए जब आप सवाल करते हो छोटा शकील पे कहानी बनाइए, तो मैं नहीं बना सकता हूँ। मैं उन लोगों की बात करता हूँ जिनको मैं मिल चुका हूँ, जान चुका हूँ, पहचान चुका हूँ। तो इसके लिए छोटा शकील की एंट्री के बाद वो दाऊद के ज़्यादा करीब आने लगा। मुंबई में छोटा शकील के आने के पहले जो काम दाऊद छोटा राजन से करवाता था, वो अब छोटा शकील ने करने शुरू कर दिए। छोटा शकील ने अपने शूटर हायर किए। छोटा शकील ने अपने आदमी आगे लेके आया, जैसे अबू सलेम हुआ, पाई मच हुआ। इस किस्म के लोग जो एरेंड बॉयज़ थे डी कंपनी के। किसी को धमकी देनी है तो इनसे दड़वा लो, किसी को गाली गलौज करवाना है तो ये कर देंगे, जो नहीं सुधरेगा उसको छोटा शकील खुद बोल देगा। तो ऐसा 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 ओवर द ईयर्स छोटा राजन का रोल कम होते गया। छोटा राजन के बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पंख कतरने की कोशिश की गई, लेकिन छोटा राजन ये बात समझ नहीं सका। मैं हमेशा बोलता हूँ उसको गाइड करने वाला कोई नहीं था। अगर किसी ने किया भी होगा तो उसने सुना नहीं होगा। उस पूरे सेटअप में एक दूसरा शख्स जो छोटा राजन के साथ रह सकता था, इसको गाइड कर सकता था, इसको बराबर हौसला दे सकता था, वो था शरद शेट्टी। शरद शेट्टी के बहुत से लोग छोटा राजन के गैंग में काम करते थे। शेट्टी कंपनी जो पुरानी थी, बबिया खोपड़े के टाइम से लेके बाद तक, जो जितना मुंबई के अंडरवर्ल्ड में शेट्टियों की के साथ दूसरे लोगों का, ख़ास तौर से अमर नायक के गैंग का खून खराबा हुआ, उसमें से बहुत से लोग छोटा राजन के साथ अटैच थे। और जो चंबूर एरिया, जो चंबूर घाटकोपर ये ईस्ट का जो एरिया था, वहाँ शेट्टी लोगों के सैकड़ों रेस्टोरेंट और बिजनेस थे जो रेगुलरली छोटा राजन की हेल्प कर रहे थे। क्यों डर के करता था? कोई यारी दोस्ती में करता था। कितने शेट्टी छोटा राजन के गैंग में रहे, विजय शेट्टी, फलाट शेट्टी, और जहाँ कर्नाटका मूल के दूसरे रवि पुजारी, हेमंत पुजारी, कितने ले लो आप, मतलब कोई 50 के करीब ये कर्नाटका के लोगों ने, उड़ीपी के लोगों के, उस एरिया के मंगलौरी के एरिया के लोगों ने छोटा राजन के साथ काम किया मुंबई में और बाहर। तो इतने लोगों का साथ होने के बावजूद भी छोटा राजन अपनी दोस्ती, मित्रता, इन जो सबका एक तरीके से उस ज़माने में गॉडफादर हुआ करता था, वो शरद शेट्टी था। उसके भी दो कारण थे। एक तो शरद शेट्टी अपने आप में इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। 2 5 स्टार होटल, क्लब, 4 5 6 बंगले, लोगों के साथ दोस्ती, रिलेशन रखना, एंटरटेन करना, रहने खाने का सामान तैयार करना। उसने दाऊद के साथ रहते हुए
अपना सेटअप इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि अगर कहीं उसकी दाऊद से दुश्मनी भी हो जाती थी वो अकेला सरवाइव कर सकता था। इसी तरह दाऊद के दूसरे जो लोग थे दोस्त उसके, जैसे इकबाल मिर्ची था, उसकी दाऊद से दोस्ती थी लेकिन अपना उसका सेटअप बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसी तरह के बहुत से लोग थे जिनको आप नहीं जानते हो, जो डी कंपनी के साथ काम करते थे। कुछ हवाले वाले लोग थे, कुछ बुक्कीज़ थे, उसी तरह उनमें से बड़े बड़े लोग जिनका नाम बाद में सब स्कैंडल में निकला। तो छोटा राजन ने कभी भी दूर अंदेशी के साथ अगर शरद शेट्टी के साथ दोस्ती होती है तो बाद में जो मुश्किलें आई हैं वो शायद नहीं आती। शरद शेट्टी की दाऊद बहुत मानता था, शरद शेट्टी के कहने पे वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन छोटा राजन ने अब छोटा राजन अपने आप को शरद शेट्टी से भी बड़ा समझने लगा दाऊद के क्लोज रह के। इसकी कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग करने में एक माइनस पॉइंट रह गया कि वो दूर की बातें नहीं समझ सका, जो सामने देखना था उसको सच मान लेता था। दिल का बुरा नहीं है, मैं बहुत बार मिला हूँ उसको, उसने बहुत अच्छे काम भी किए हैं मेरे कहने पे, उसको मैं क्रेडिट देता हूँ। मैंने आपको बताया भी है डिफरेंट एपिसोड में कैसे हमारे कोलीवाड़ा में एक सरदार जी लोगों का गुरुद्वारा और उनकी सोसाइटी बनाने में जब उसके लोगों ने दखल दिया तो छोटा राजन ने दुबई से फ़ोन करके उनको मना किया और वो दूसरे दिन उस इमारत की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और आज वहाँ पे 60-70 फैमिलीज रह रही हैं और गुरुद्वारा बना हुआ है। इसी तरह मेरे एक दोस्त लक्ष्मण धाम के पिता का घर जो बब्बू पंजाबी के आदमी ने कब्जा किया था, वो छोटा राजन के कहने पे वो तारीपा जी पंजाबी था जो उसने खाली करवा के दिया। इस किस्म के और बहुत काम है जो छोटा राजन ने किए। यारी दोस्त में कोई पैसा नहीं लिया उसने, कोई कमीशन नहीं लिया, लेकिन काम किए। इसी तरह अपने इलाके के बहुत लोगों के काम किए, लेकिन उसके रिश्ते सबके साथ लंबे समय तक नहीं चल सके। जितना काम छोटा राजन ने दाऊद के लिए किया है उस काम को अगर वो बराबर एनकैश करवाता प्रोफेशनल तरीके से तो उसका दाऊद से कभी झगड़ा नहीं होता। तो ये एक छोटा राजन की बचपन से कमी रही है कि उसको हमेशा रिश्ते बनाने में दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ी है। अपने लेवल पे उसने रिश्ते कम बनाए हैं और जिन लोगों से बने भी वो बहुत जल्दी टूट जाते थे। और मैं आपको बताऊं कि एक जो बेसिक ट्रेट होता है आदमी का, सुनो सबकी, करो अपनी मर्जी। छोटा राजन क्या था, सुनता कम लोगों की था और बात हर आदमी की मान जाता था। किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे खिलाफ वो आदमी बोल रहा था, अच्छा मरवा दो उसको। बलजीत परमार ने आपके बारे में ये कहा, ठीक है मरवा दो उसको, चला दो गोलियां। जेडे ने आपके बारे में ये बोला, अच्छा मरवा दो उसको। अरे यार एक बार सोच तो लो कि जो आदमी बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, और जिस आदमी को आप मरवा रहे हो वो भी आपके साथ उसका रिलेशन था, बातचीत थी, आप जानते थे एक दूसरे को। सीधा पूछ लो ना फ़ोन करके, अरे भाई ये बात तुम क्यों कर रहे हो। ये कुछ बेसिक कमियां थी छोटा राजन के करैक्टर में कि उसको रिलेशनशिप बनाने तो आते थे, मेंटेन करने नहीं आते थे। वही एक कारण था कि उसके जितने दोस्त थे एक एक करके सब उसका साथ छोड़ते गए। उसका बहुत बड़ा नुकसान अल्टीमेटली छोटा राजन को हुआ। और जो उसका किसी के भरोसे पे चलने की जो आदत बना ली थी वो अल्टीमेटली उसको वापस तिहाड़ जेल में ले आई। दाऊद ने भी एजेंसी के साथ काम किए, लेकिन दाऊद ने हमेशा एजेंसीज को अपने लिए इस्तेमाल किया। जब हिंदुस्तान की एजेंसी ने उसके सेंडर की बात नहीं मानी तो उसने पाकिस्तान की एजेंसी से बात करके वहाँ पे उसने अपना सरेंडर कर दिया कराची में जाके। जो 3 शर्तें यहाँ रखी थी वही 3 शर्तें वहाँ रखी जो उन्होंने मांग ली। आपको याद है हाउस अरेस्ट की बात कही थी। अब कराची में या जहाँ भी है दाऊद, वो एक तरीके से हाउस अरेस्ट ही है, अपनी मर्जी से कहीं घूम नहीं सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। वही बात वो हिंदुस्तान में मांग रहा था। अगर पाकिस्तान ने दे दिया आप भी दे सकते थे।
वो फांसी को, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा। पाकिस्तान ने कहा बॉम्ब ब्लास्ट का भी नहीं चलाते, जाओ रहो आओ। तो ये कुछ बातें होती हैं दूरअंदेशी की। दाऊद ने आईएसआई को अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने जान माल की रक्षा के लिए, और वो वहाँ कामयाब हो गया लेने में। लेकिन उसके बिल्कुल उलट छोटा राजन ने दाऊद से अलग होके जो इंटेलिजेंस हिंदुस्तान की एजेंसी के साथ हाथ मिलाया ताकि उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, उसकी जान की रक्षा कर सके, और वो एजेंसी जो है एक दिन वही उसको वापस ला के जेल में बिठा देती हैं। ये एक बेसिक रिलेशन बनाने का फ़र्क होता है। जहाँ दाऊद कामयाब हुआ उतनी कामयाबी छोटा राजन को हासिल नहीं हुई। कल बात करेंगे कुछ ऐसे रिश्तों की जिन रिश्तों की वजह से छोटा राजन का नुकसान ज़्यादा हुआ, बेनिफिट कम हुआ। तो आने वाले दिनों में ये एक और किस्सा हम छोटा राजन पे बनाएंगे। उसके इलाके के लोगों का क्या कहना है, उसके जो अपने करीबी हैं वो उसके बारे में कैसे सोचते हैं, जिन लोगों ने उससे काम किया उनकी आज के दिन में क्या राय है, ये सब बातें कल वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।